नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर नेवी का प्रीवियस ईयर का रियल क्वेश्चन पेपर। और ये किसका होगा? तो फ्रेंड्स ये एमआर का है, ठीक है, क्योंकि अग्निवीर जो नेवी की वैकेंसी जाती है वो एमआर और एसएसआर के लिए आती है। दोनों का पेपर, दोनों का एग्जाम पैटर्न और दोनों का सिलेबस फ्रेंड्स अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आपने एमआर में अप्लाई किया है तो आप इस पेपर को देख सकते हो, यहां से हमें बहुत फायदा होगा। क्या क्या फायदे इससे हो सकते हैं? हमें डायरेक्ट ही जानने के लिए मौका मिलेगा कि रियल पेपर में क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप अग्निवीर नेवी की डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पे मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, चाहे एमआर हो और चाहे एसएसआर हो। दोनों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों की पोस्टें क्या होती हैं। आप ये तो जानते होंगे कि ठीक है मैंने एमआर में अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एमआर के तहत कौन कौन सी पोस्टें होती हैं और उनमें कौन कौन सा काम करना पड़ता है, हमें क्या क्या सर्विसेज देनी पड़ती हैं, सैलरी क्या होती है, इंश्योरेंस कितने का मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप तुरंत ही प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा अग्निवीर नेवी भर्ती 2025, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? रियल पेपर है जो कि एमआर के लिए है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें जो माइनस मार्किंग होती है फ्रेंड्स वो 1/4 होती है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए है तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा हम चलेंगे कहां पे फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो है सिर्फ जीएस और जो साइंस है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। जो मैथ के क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे जो है दोस्तों चंदा सर, ठीक है। तो हमारा काम क्या, हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो भी आपके साइंस और जीएस के क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी ये मैथ के ही क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये साइंस का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सौर सेल बनाने के प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कह रहा इनमें से कौन सी ऐसी धातु है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका यूज हम जो सौर सेल होता है, मतलब सोलर प्लेट होती है, उसमें नहीं करते हैं उसका यूज। तो सिलिकॉन का, प्लेटिनम का, गैलियम का या फिर फ्रेंड्स जर्मेनियम का। ये रियल पेपर है तो इसमें आंसर होगा प्लेटिनम का यूज हम नहीं करते हैं, सिलिकॉन का भी फ्रेंड्स इसमें हम यूज करते हैं, गैलियम का भी इसमें यूज करते हैं और हम जर्मेनियम का भी इसमें यूज करते हैं। सिलिकॉन का यूज फ्रेंड्स एक और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो चिप होती हैं, चिप जो फोन में चिप जिनका हम यूज करते हैं, तो उसमें भी जो है सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जो बैटरी होती है, फोन की बैटरी हो फ्रेंड्स या फिर लैपटॉप की बैटरी हो, तो उसमें जो है लिथियम का यूज किया जाता है, लिथियम का, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और भारत में लिथियम ना के बराबर होती है। भारत में लिथियम जो है वो हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बैटरी जो है उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का यूज होता है वो फ्रेंड्स आपका लिथियम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता और गहराई किस पर निर्भर करती है? धातु के तार के इस्तेमाल पर या धातु तरंग के आयाम पर या कंपनशील वस्तु के क्षेत्रफल पर या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अर्थात खा, ध्वनि तरंग के आधार आयाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्योंकि आवेश को हम इंग्लिश में फ्रेंड्स चार्ज ही बोलते हैं। वोल्ट होगा, एम्पियर होगा या फिर कूलम्ब होगा या फिर फ्रेंड्स टेस्ला होगा। तो इसका राइट जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। सी बोल ले या गा बोल ले, बात तो सेम ही है। तो इसका आंसर होगा कूलम्ब।
वही आप एम्पियर में फ्रेंड्स कंफ्यूज हो सकते हो। तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है तो उसका एसआई मात्रक है। और कूलाम्ब किसका है? तो कूलाम्ब आपका विद्युत आवेश, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, तो उसका आपका मात्रक है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फ्रक्टोज को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम है जाइमेस या फिर इन्वर्टेस या फिर डाइटेस या फिर फ्रुक्टोस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको हम जाइमेस कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से वेग का माप कौन सा है? मतलब किसमें हम मापते हैं वेग को? तो भाई 30 सेकेंड। अब यहां पे नंबर में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कोई इसने सवाल थोड़ी ना दे रखा है ना, जो नंबर दे रहा है। बस ये देखो सेकंड में या साउथ, क्या भाई डायरेक्शन में मापते हैं क्या आवेग को? बिल्कुल गलत है। किसमें मापते हैं? मीटर सेकंड में फ्रेंड्स मापते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर सेकंड में हम जो है किसी के वेग को मापते हैं। यहां पे मीटर सेकंड तो इसने सही दिया है, लेकिन साथ में फ्रेंड्स जो है डायरेक्शन दे दी है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। मीटर सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला देखते हैं। 19 है, थर्मस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? कह रहा है थर्मस बोतल जिसमें कॉफी रखी हुई है, जो कॉफी पीने वाली होती है, को पूरी तेजी से हिलाया जाता है। यदि कॉफी को एक प्रणाली माना जाता है तो कॉफी का तापमान क्या हो सकता है? कह रहा है फ्रेंड्स थोड़ा सा बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा, घटेगा, या फिर कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, या फिर कह नहीं सकते। तो डेफिनेटली भाई कह तो सकते हैं, कह क्यों नहीं सकते? तो क्या इसमें होना चाहिए? आप थोड़ी सी इमेजिनेशन करिए फ्रेंड्स, आप कोई भी ऐसी चीज लीजिए, चाहे बोतल ही लीजिए, इसमें थर्मस इसने कह रखा है, आप थर्मस की इमेजिनेशन कर सकते हो। उसके अंदर आप कोई भी चीज रखोगे और उसको जब ऐसे करके तेजी से हिलाओगे या मान लो ऐसे चारों तरफ करोगे, तो उसके अंदर जो भी लिक्विड आपने भर रखा है वो भी हिलेगा चारों तरफ, और जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। और गतिज ऊर्जा का मतलब है कि फ्रेंड्स उसका जो भी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन का, थोड़ा सा बढ़ेगा। जितनी तेज आप हिलाएंगे उतना ही तेज उसमें टेम्परेचर जो है वो फ्रेंड्स बढ़ेगा, क्योंकि टकराने से क्या होता है, टेम्परेचर जो है बढ़ता है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, आपने अपने पैर को जमीन पे तेजी के साथ में फ्रेंड्स रगड़ा होगा, तो हो सकता है कि पैर की जो तली है उसमें आपको गर्माहट फील हुई होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठिक बल डालती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है? नहीं, हाँ, कभी कभी, हाँ, हमेशा, या कह नहीं सकते। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि ऐसा करते हुए वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 डिग्री का मतलब है फ्रेंड्स शून्य काम माना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु डैश का कार्य करती है। त्वरित गति से, स्थिर वेग वाली गति, या दोलन गति, या फिर फ्रेंड्स मंदित गति। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा फ्रेंड्स कंफ्यूजन है। ना तो इसका आंसर ये होगा, त्वरित का मतलब होता है तेज, तेज गति से तो वो जा ही नहीं सकती। दोलन गति वो कर नहीं सकती, क्योंकि दोलन गति किसमें होती है फ्रेंड्स? घड़ी में होती है। ऐसी घड़ी जिसमें जो है पूरा 1 घंटा हो जाता है तो उसमें बेल बजती है। ठीक है ना। मतलब वो जैसे मान लो ये घड़ी है, ये वो चीज है, दोलन है, तो ये यहां जाएगा तो उसको दोलन कहते हैं। ये तो होगा नहीं। मुझे लगता है कि या तो इसका आंसर स्थिर वेग वाली गति हो सकता है मोस्टली। ठीक है, यही चांस है। अगर ये नहीं हुआ तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो सकता है। अब ये वेरी करेगा कि जो भी एग्जाम आयोग करा रहा है तो वो क्या माने इसमें से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंड का भार डैश पर शून्य नहीं होगा। कहां पर पिंड का भार जो है फ्रेंड्स वो शून्य नहीं होगा? क्या पृथ्वी के केंद्र में क्या जो है किसी का भार शून्य नहीं होगा, या मुक्त रूप से गिरते हुए किसी का भार शून्य नहीं फ्रेंड्स होगा, या फिर आकाश में किसी का भार शून्य नहीं होगा, या फिर घर्षण मुक्त सतह पर किसी का भार शून्य नहीं होगा?
क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, वो नहीं कह रहा है, ना कि शून्य होगा। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के केंद्र पर भी भार आपका शून्य होगा, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र वह पॉइंट है जहां पर चारों तरफ से ऊपर नीचे, मान लो थोड़ा सा समझाते हैं हम, मान लो ये हमारी अर्थ है और ये इसका केंद्र है, तो यहाँ पे जो चारों तरफ से इसमें जो दाब लगेगा, जो बल लगेगा, वो फ्रेंड्स जो है बराबर लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भार है वो आपका शून्य महसूस होता है पृथ्वी के केंद्र पर। तो ये भी आंसर नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र वाला भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है शून्य नहीं होगा। मुक्त रूप से गिरते हुए ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई ऊपर से गिरता है तो बहुत तेजी के साथ में गिरता है और उसको ऐसा फील होता है कि उसका वजन है ही नहीं, चाहे उसमें कितना भी वजन हो। तो ऊपर से जब कोई गिरता है मुक्त रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से, तो फिर उसका भार फ्रेंड्स शून्य ही होता है। फिर है आकाश में, बिल्कुल भाई आकाश में भी भार, आकाश का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे अंतरिक्ष है, और आपको पता होगा अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं तो वो जब ऊपर जाते हैं तो वो उड़ने लगते हैं, क्योंकि उनका भार वेट वहां पे फ्रेंड्स क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मतलब घ, घर्षण मुक्त सतह का भार जो है फ्रेंड्स वो शून्य नहीं होता है। इसके अलावा में जो तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, इसमें जो है किसी भी पिंड का वेट जो है फ्रेंड्स वो शून्य ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस पर विद्युत आवेश कितना होगा, कूलम्ब में कह रहा, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी +1.6। अगला क्वेश्चन, एक क्वासार है, कह रहा कि क्वासार एक बर्ड है, तो ये क्या है, इनमें से न्यूट्रॉन तारा है या ब्लैक होल है या फिर श्वेत तारा है या फिर फ्रेंड्स रेडियो विकिरण का शक्तिशाली स्रोत है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घा, रेडियो विकिरण का शक्तिशाली स्रोत। अच्छा, श्वेत तारा क्या होता है, जब हमारा सूर्य है ये अपनी उम्र को पूरा कर लेगा, मतलब इसके पास जो फ्रेंड्स शक्ति है, जो पावर है, जो ऊष्मा है, वो समाप्त हो जाएगी। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें सूर्य जो है वो फिर श्वेत तारे के रूप में बदल जाएगा। मतलब तारे का ही एक रूप होता है श्वेत तारा, जो कि कब बनता है कोई तारा, श्वेत तारा, जब वो अपनी पावर को समाप्त कर लेता है और लगभग में उसकी लाइफ जो है फ्रेंड्स वो समाप्त होने के कगार पे आ जाती है, तब वो श्वेत तारा बनता है। और श्वेत तारे के लास्ट में बिल्कुल वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी सूरज को ब्लैक होल कन्वर्ट होने में कम से कम वैज्ञानिकों का मानना है अभी कई करोड़ वर्ष लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर ठोस सीधा गैस में बन जाता है, तो कह रहा है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। साइंस का एक कीवर्ड उसने पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं या फिर बाष्पीकरण कहते हैं या फिर फ्रेंड्स विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं या फिर कंडेंसेशन या फिर संघनन कहते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है तो इसी प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपका कपूर है, कपूर जो है लगभग में ठोस होता है, लेकिन उस पर जैसे ही हम वो करते हैं तो वो जो है गैस के रूप में बदल जाता है। वही बाष्पीकरण हम सभी को फ्रेंड्स पता है कि जो जल है जल का बाष्प में बदलना, किसमें बदलना, जल का बाष्प में बदलना आपका जल बाष्प कहलाता है। विसरण क्या होता है, जब कोई भी हम धातु मिश्रित धातु बनाते हैं और उसमें जो भी हम मिश्रित धातु करते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं तो उसको हम विसरण बोलते हैं। वहीं फ्रेंड्स संघनन क्या होता है, संघनन एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जो बारिश के लिए जिम्मेदार है। क्या होता है कि जब भी आपकी गैस जो है, क्या फ्रेंड्स, जो गैस है कह सकते हैं हवा जब जलवाष्प में बदलती है, हवा जलवाष्प में बदलती है तो इसी प्रक्रिया को हम संघनन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर फ्रेंड्स बाष्पीकरण हो रहा है और बाष्पीकरण होने के बाद में जो गैस है वो ऊपर उठ रही है और ऊपर जैसे ही उठती है तो फ्रेंड्स ऊपर जाने पर सामान्य तौर पे तापमान में कमी आती है, जिसके कारण ये जो गैस है वो जलवाष्प में बदल जाती है और इसी को हम संघनन बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण ही
पृथ्वी पर जो है वो बारिश होती है? अगला क्वेश्चन, खंड खा, इसमें जो है आपके जीए के क्वेश्चन, मतलब जनरल अवेयरनेस, इसमें साइंस के नहीं है। अब जो और सब्जेक्ट हैं जैसे आपकी भूगोल हो सकती है फ्रेंड्स, आपकी जो पॉलिटी हो सकती है, या फिर जो आपकी जो हिस्ट्री होती है वो हो सकती है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत आसान है, शुक्र, मंगल, बुध या फिर बृहस्पति। तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है। अगर आपको ये पता हो तब तो सही है, वरना एक बहुत अच्छा लॉजिक है, आप सारे जो 8 ग्रह हैं उनके नाम लिखिए, और नाम लिखने में जो सबसे बड़ा ग्रह हो वही फ्रेंड सबसे बड़ा ग्रह, क्योंकि बृहस्पति में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। आप सभी अक्षरों के नाम लिख के देख लेना, हिंदी में सबसे ज्यादा अक्षर इसी में होंगे, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो ये सबसे ही बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। वहीं बुध फ्रेंड्स जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे पास में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अगर गर्म पूछा जाए तो फ्रेंड्स शुक्र बताओगे, क्योंकि बुध के पास जो है फ्रेंड्स कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण ये टेम्परेचर को जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ये जो शुक्र है वो दिन में तो बहुत गर्म, वहीं रात में बहुत ठंडा हो जाता है। इसका तापमान जो है माइनस में लगभग में फ्रेंड्स -400 सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी? इंद्र की, विष्णु की, सूर्य की या त्रिमूर्ति की? तो इसका जवाब हो जाएगा इंद्र की पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा मंत्र अगर किसी देवता को समर्पित हैं तो फ्रेंड्स वो इंद्र ही हैं। वही जब ऋग्वैदिक काल के बाद में हम फ्रेंड्स जो है उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता होते हैं वो आपके अग्नि हो जाते हैं। कौन होते हैं? फिर आपके अग्नि हो जाते हैं। इंद्र का स्थान जो है अग्नि देवता ले लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है। एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, किस हिंदू देवता को समर्पित है? मतलब जो एलोरा एक साइट है महाराष्ट्र में पड़ती है, वहां पे कह रहा है कि किसकी इनमें से मूर्ति है जो कि हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु की, शिव की, या फिर गणेश की, या फिर कृष्ण की? तो उसका जवाब हो जाएगा शिव जी की मूर्ति है। असल में एलोरा, आप इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एलोरा है और कौन से एलोरा के बाद में आपकी एलिफेंटा है, एलिफेंटा है, एलोरा है, और एक और है भाई, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, एलोरा, एलिफेंटा, और भी एक नाम है। तो ये तीनों गुफाएं हैं, ठीक है ना। कहां पड़ती हैं? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कभी कभी तो राज्य पूछ लिया जाता है। और ये तीनों जो है आपके यूनेस्को साइट में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें से एलोरा और एक का मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, तो उसको सबसे पहले शामिल किया गया था 1900। कब शामिल किया गया फ्रेंड्स? तो 1983 में सबसे पहले भारत की पहली साइट जो थी, 3-4 इन्हें एक साथ में शामिल किया गया था। तो ईयर भी आप ध्यान रखोगे, कभी कभी पूछ लेता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ? 1935 में हुआ, या फिर 1985 में हुआ, या फिर 1901 में हुआ, या फिर 1975 में हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फ्रेंड्स स्थापना होती है। और ये जो है मुंबई, कहां? तो मुंबई के गोकुल तेजपाल महाविद्यालय में होती है। और इस समय भारत का जो वायसराय था वो फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और एक व्यक्ति थे ए.ओ. ह्यूम, तो इन्हें जो है इसका जनक कहा जाता है, ठीक है ना। जो पहली अध्यक्षता की थी वो फ्रेंड्स W.C. बनर्जी ने पहली इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी पूछा जाता है, आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। इस जो ये पेपर है, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करूं, बस हाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको डिस्कस भी कर दूं और आपको जो है सारे क्वेश्चन भी मैं दिखा सकूं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 डैश को जोड़ता है, मतलब राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे 4 है वो कहां से कहां तक है? मुंबई से नागपुर तक है, या मुंबई से चेन्नई तक है फ्रेंड्स, या नागपुर से हैदराबाद तक है, या बेंगलुरु से मैसूर तक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन का, मुंबई से चेन्नई तक है। थोड़ा सा बताने क्या इसके बारे में, जैसे मान लो फ्रेंड्स ये जो है भारत का मैप है, जल्दी ऐसे बर्बली बना देते हैं,
ठीक है ना। ये मान लीजिए ऐसे भारत का मैप है, ठीक है ना, ये मान लो भारत का मैप है। यहां पे आप आओगे दिल्ली के पास से, तो दिल्ली से अमृतसर तक ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। फिर यहीं से दिल्ली के पास आओगे, यहां पे लगभग में फ्रेंड्स वाराणसी, और वाराणसी से कोलकाता तक नेशनल हाईवे नंबर 2 है। फिर नेशनल हाईवे नंबर 3 आपका 3 शायद मैं भूल रहा हूं, 4th जो है फिर यहीं से मतलब आगरा से मुंबई तक 4th है। और आई थिंक नहीं, ये 3rd है। ये कौन सा, ये 3rd है। और 4th आपका मुंबई से चेन्नई तक, यहां तक जो है आपका क्या है, ये 4th है। ठीक है ना, तो 4 आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रथम विद्युत चलित ट्रेन डेक्कन ट्रेन जो है, डेक्कन क्वीन ट्रेन किनके बीच में चली? तो मुंबई से सूरत के बीच में, या हावड़ा से दिल्ली के बीच में, या कल्याण से पुणे के बीच में, या नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण। या फिर फ्रेंड्स इसे हम मुंबई भी बोल सकते हैं, कल्याण को। ठीक है ना, मुंबई से पुणे के मध्य जो है चली थी। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुणे में, या फिर कोलकाता में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में इसका जो है वो आपका मुख्यालय है। सो फ्रेंड्स ये जो है किसके थे? तो ये जीएस के क्वेश्चन हमने देखे हैं। और अब आपको जो है जो मैथ के क्वेश्चन है वो हमारे चंदा सर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए, तो उनकी जो है अग्निवीर नेवी की कट ऑफ क्या गई है, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है। मैंने प्रॉपरली स्टेट वाइज कट ऑफ बताई है। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे एमआर नेवी अग्निवीर में मैथ के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 50 होते हैं, जिसमें से लगभग मैथ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं 15 के आसपास। आज जो है एमआर नेवी का सैंपल पेपर है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विज्ञान एवं गणित के आते हैं, तो गणित के इसमें लगभग में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से है। और फार्मूला इसके लिए कौन सा यूज करना पड़ता है आपको? m1d1h1 अपान में w1 इक्वल टू m2d2h2 और अपान में w2। कह रहा है 10 आदमी हैं, 10 व्यक्ति हो गए, 8 दिन में काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं। वही कितने आदमियों की जरूरत है? और काम, उसी काम को आधा दिनों में पूरा करने के लिए, आधा दिन का मतलब 1/2 दिनों में, और काम कितना है? 1। तो इस पार आएगा 8 दूनी 16 दशामन 160। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? अब हमको 160 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर 20% और 5% छूट पर 25,000 रुपए की चिन्ह लगी एक वस्तु को खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर भी 2,000 रुपए खर्च करता है और 25,000 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ या हानि परसेंट देखिए। 25,000 रुपए उसका अंकित मूल्य था, तो उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में? भाई 20% छूट दी तो 80% पे खरीद लिया होगा। 5% की एक्स्ट्रा छूट मिली, मतलब 95/100। 00 से 00 और ये 00 से ये वाले 00। 25 अट्ठे कितना होता है? 200 और गुणे में 95। 2 पंचे 10, 2 ने 18, 19,000 रुपए की। मतलब वो वस्तु उसने 25,000 की वस्तु 19,000 रुपए में खरीदी और 2,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो सीपी कितना हो जाएगा? टोटल 21,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 21,000 रुपए सीपी हो जाएगा। और उसी वस्तु को उसने 25,000 रुपए में बेच लिया, तो लाभ परसेंट, भाई 21,000 रुपए की वस्तु को 25,000 में बेचेगा तो 4,000 का लाभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। कितने पे होगा? जितने रुपए की उसने वस्तु खरीदी थी। कितने की खरीदी भाई? 21,000 गुणे में 100। 000 से 000, 4 और 100 की गुणा करोगे 400 और बटे में 21।
तो कितनी बार जाएगा, 21 एकम 21 और यहाँ 1, कितनी बार जाना चाहिए, 9 एकम 189 होता है। तो लगभग में 19% का लाभ होगा। कितना, 19%, 19.5% का लाभ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेच देता है और बचे हुए भाग को 18%, कुल मिलाकर 14% लाभ होता है। 18% पर बिकी हुई मात्रा ज्ञात करें। ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है। मेथड क्या रहेगा आपका, एक आपका 8% पे है और दूसरा 18% लाभ पर बेचा गया और टोटल एवरेज लाभ उसको हुआ है 14%, उसको बीच में रखेंगे। इनको आपस में घटाइए, 18 से 14 गया 4, 14 से 8 गया 6 और 2 दूना 4, 2 3 6। मतलब किस अनुपात में उन्होंने बांटा है, 2:3 में। तो 2 और 3 5 बराबर कितना है टोटल, 1000 किलोग्राम। तो 1 बराबर कितना हो गया, 200 किलोग्राम। कितना, 200 किलोग्राम। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 400 किलोग्राम और 3 बराबर 600 किलोग्राम। क्या पूछा है आपसे, 18% लाभ पर बिकी हुई मात्रा कितनी बिकी भाई, 600 किलोग्राम। 18% पर 600 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब इनका योगफल और बटे में जितनी संख्या है, तो इनका योगफल करेंगे भाई। पदों का योगफल बटे में संख्या है, 8 4 12, 12 7 19, 21 27, 27 और 9 36, 36 और 7 कितना होता है भाई, 36 7 43, 43 और 8 51 और 5 51 5 56 58 58 का 8 2 2 4 4 3 7 4 11 5 16 16 और 5 21 21 6 27 28 29 30 30 33 33 5 38। टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से भाग कर दी, से भाग करने का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 15 के ऐसे तो 8 है तो 5 मतलब स्क्वायर 5 प्लस और 5 आए और 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक भुजा और 30 भुजा का अनुपात। समद्विबाहु त्रिभुज 3:4 है, तो ये 4 रही होगी, ये 3 रही होगी, ये भी 3 रही होगी। तो भुजाओं को मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 18√5 स्क्वायर यूनिट। का फार्मूला अगर हम त्रिभुज, नॉर्मल त्रिभुज की बात करें, क्षेत्रफल आपका होता है रूट के अंदर यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर यस क्या होता है भाई, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इनको जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 और 10, 10 एक्स का आधा, एस बराबर कितना हो जाएगा 5x और ए बी सी डी तो दिए हैं। तो यस बराबर आपका हो गया 5x, 5 से 4 चला जाएगा 1x, 5 से 3 जाएगा 2x और पुनः 3 जाएगा 2x। तो भाई 5 2 और 2 2 बार है तो एक बार 2 निकल के आएगा, x आपका 4 बार है तो x स्क्वायर √5 आपका ऐसे। क्षेत्रफल इनका दिया कितना है भाई 18√5, √5 से √5 कट गया, 2 नेम 18, x स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 और 3 चौके 12। का पूछा है भाई त्रिभुजा, त्रिभुजा किस रूप में थी 4x में, क्या आ जाएगा 12 यूनिट। नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार शंकु, देखिए एक ये ऐसी वृत्ताकार शंकुआकार टोपी होती है, क्या दिया है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार। शांतनु की जो टोपी है वो 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर
ऊंचाई के वृत्ताकार शंकु के आधार में है। इस प्रकार की 5 टोपियों को बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी? 7 सेंटीमीटर या त्रिज्या होनी चाहिए, राइट? क्या आर 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब इसमें भाई उसका क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर यल। अब यहाँ पर यल तो है नहीं, तो यल यदि हम निकालना चाहें तो कितना आएगा भाई? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 का 49, 9 6 15, 7 6 11 12, 625, और 625 का रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यल बराबर कितना आ गया? 25। तो इसका क्षेत्रफल एक टोपी का 22/7 गुणे में 7 गुणे में 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 55। ऐसे मुझको कितनी टोपियां चाहिए? 5, 5 से गुना कर दीजिए। 55 25 55 25 2 27, 2750, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर कपड़ा उसमें लगेगा। क्लियर? अगला देखिए, कॉस स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, फार्मूला ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9, 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत मूल्य 16,000 है। साड़ी को मैं क्या मान लूंगा? ए मान लिया, और प्लस 4 शर्ट को मैंने बी मान लिया, बराबर कितना है? 16,000। कह रहा है एक साड़ी मतलब 1 ए प्लस 6 बी बराबर में समान है, मतलब 16,000 रुपए है। तो 12 शर्टों का मूल्य, अब 12 शर्टों का मूल्य निकालना है, मतलब बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर 1 है, 2 ए बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे? 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 ए प्लस 2 छंग 12 बी और प्लस 32,000। तो घटाइए इसको, 12 से 4 गया 8 बी बराबर में 16,000। बी बराबर 8 दूनी 16, 2,000 हो गया। ऐसी कितनी भाई शर्टों का? 12 मूल्य का, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। k का वह मान जिसके kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3 बराबर 0 और 12x प्लस ky बराबर k के अनंत हल हो गए। देखिए समीकरण के अनंत हल के लिए एक फार्मूला आता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब आपकी ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 समीकरण इस प्रकार से समीकरण दो। तो यहाँ पर अगर हम a1 देखें तो कितना आ जाएगा? k, और इसमें a2 देखें तो कितना आ जाएगा? 12 बराबर यहाँ पर देखें b1 कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पर b1 कितना आ जाएगा? k बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस k प्लस 3, और यहाँ पर माइनस का k इस पार आ जाएगा। अब हमें k का मान चाहिए, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। k अपान में 12 बराबर में 3 अपान k स्क्वायर बराबर में 12 3 36, तो k बराबर कितना आ गया? 6। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। k बराबर कितना आ गया भाई? 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2x प्लस वाई है, कितना है? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब फिर से वही फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, तो 16x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 234, ए बी बराबर 108, तो a प्लस बी। देखिए a प्लस बी का मान पता है हमको, बराबर में a प्लस बी का मान निकालना है, तो हम कहेंगे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका कितना हो जाएगा? 234 प्लस 2 गुणे 108, 234 प्लस 216, 6 4 10, 3 4 5। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया भाई? 550। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इस बार निकाल लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मान कितना है?
234 माइनस 216, 14 से 8 और यहाँ 2 से 18, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18। हमको मान किसका चाहिए, a प्लस बी अपान में a माइनस बी, तो हम कहेंगे भाई a प्लस बी अपान में a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है 550 बटे में 18। किससे कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 2 ने 18, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 है, कितना आएगा 2 पंचे 10, 7 5 12, 13 14। अभी ये 2 से नहीं कट रहा है ना, a 234 माइनस 16, 8 6 14, अभी ये किसका 9 से कटेगा नहीं, 9 3 27। फिर से देख लीजिए इसको एक बार रिपीट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है भाई 234 प्लस 218, ए बी का मान कितना है 108, 2ab 216, 4 10, 3 1 4 1 5, यहाँ पर 450 होगा, कितना होगा भाई 450 होगा, तभी नहीं निकलेगा। अब a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना रखेंगे भाई 450 बटे में 18, 9 दूने 18, 9 पचे 45 और 2 से काटेंगे 25। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर 25 है, तो a माइनस बी a प्लस बी का बराबर कितना हो जाएगा भाई 5 आएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर जोड़ने में गलती हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करना है। 2567 डिवाइड बाई 17 गुणे 3 बराबर में x मान लेंगे क्वेश्चन मार्क के जगह, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, कितना बच रहा है 3 5 3 8, 17 पचे 85, 17 एकम 17 गुणे में 3 बराबर में x प्लस 180, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 180 इस पर से घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई 3 8 7 15, 7 3 से 273, x बराबर कितना आ जाएगा 273। ऑप्शन नंबर इसमें एक्चुअली एक भी नहीं है, 273 आएगा। कितना आएगा इसका 273। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में 273 होना चाहिए। और आपके सभी विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे इसमें, लगभग में इसमें 13 क्वेश्चंस हैं, मैं लगभग में 15 क्वेश्चन मान के चलता हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे अदर प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।